दोस्तों नमस्कार, दिस इज आकाश कुमार एंड स्वागत है आपका अपनी इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम आर एस मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आर एस मेंस के पेपर फोर्थ के बारे में हमारी बातचीत हो रही है और पेपर फोर्थ में भी हम ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, राइट। और ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि हिंदी के पेपर में भी 10 मार्क्स का आता है और इंग्लिश के पेपर में भी 10 मार्क्स का आता है, यानी 200 में से 10 मार्क्स आपको ट्रांसलेशन देता है। 20 मार्क्स मतलब 10% हो गया। और ये ट्रांसलेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्व रखेगा जो हिंदी मीडियम के हैं, जिन्हें इंग्लिश के सेंटेंस के पैटर्न्स नहीं आते। अगर आपने ये कुछ क्लासेस ट्रांसलेशन की ले ली है तो ये 20 मार्क्स की तो आपकी पकड़ करेंगे ही करेंगे, राइट। बल्कि ये आपके पैराग्राफ राइटिंग में, ये आपके लेटर राइटिंग में, ये आपकी प्रेसी राइटिंग में, है ना, और भी जो आपका राइटिंग सेक्शन है उसमें आपकी गजब की मदद करेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि पार्ट एक किसी के लिए कोई हर्डल क्रिएट नहीं करता है। पार्ट एक ग्रामर और वोकैबुलरी का है, लेकिन समस्या है पार्ट बी और पार्ट सी की। और मैंने जो क्लासेस स्टार्ट की वो पार्ट सी से स्टार्ट की आपकी, सो दैट जहां आपको आवश्यकता है वहां आपकी मदद की जाए। ये तो रही इंट्रोडक्टरी बात। ट्रांसलेशन में एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखो, ट्रांसलेशन कभी वर्ड ही नहीं होता है। मतलब हमेशा लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता है। आसान भाषा में कहूं तो शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं होता है, राइट। ये बात इसलिए क्योंकि आप हिंदी को इंग्लिश में लेके जा रहे हो, बिल्कुल अलग लैंग्वेज है जिसका सेंटेंस पैटर्न अलग है। हालांकि हिंदी और इंग्लिश दोनों भारतीय भाषाओं में आते हैं, लेकिन दोनों का वोकैबुलरी अलग है, दोनों का सेंटेंस पैटर्न अलग है, दोनों की व्याकरण अलग है। तो हमेशा शब्दों से ट्रांसलेशन नहीं होगा। हमेशा पूरे वाक्य को पढ़ो, कहना क्या चाहता है। और ज़रूरी नहीं कि जैसा हिंदी में वाक्य लिखा होगा उन्हीं शब्दों से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हो। कैसे? एक क्लास में आप लोगों के लिए इसके लिए स्पेशली लेके आऊँगा जहाँ बिल्कुल वर्ड अलग हैं और ट्रांसलेशन अलग है। एग्जाम्पल आपको देके दिखाता हूँ। देखो, एक वाक्य में आपको ऐसे रैंडमली वाक्य लिख रहा हूँ आपके सामने, सोचो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, क्या होगा। आज आप ये लिखा है कि आज मेरा नाचने का मन कर रहा है ना। एक्चुअली एक समस्या और है कि आप जो स्कूल में इंग्लिश पढ़ के आते हो तो उसमें टेंसेस पढ़ के आते हो, और टेंसेस में एक तरीका हमारे यहाँ पे चलता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन का। उसमें टेंस ऐसे पढ़ाए जाते हैं हिंदी वाक्य के अंदर में रहा रही आ गया तो ये लगा दो, चुका है चुके आ गया तो ये लगा दो। कई बार ये गलत होता है। वो जो सीख के आए हैं उससे कई बार हमारे को क्या होगा, मिस्टेक होगी। उनमें से एक सेंटेंस ये भी है। अब मैं कहूँ आपसे कि आज मेरा नाचने का मन कर रहा है, तो आपका ट्रांसलेशन क्या होगा। अब आप दिमाग लगा रहे हो कि मन को क्या बोलते हैं, नाचने को क्या कहते हैं, मन करने को क्या बोलते हैं, है ना। नहीं सर, इसमें कुछ नहीं होगा। आपको इसका स्ट्रक्चर पकड़ में आना चाहिए कि इंग्लिश में इस बात को कैसे लिखा जाता है। तो इंग्लिश में लिखा जाता है, जब भी कहते हो मन कर रहा है तो सर यहाँ मेरा मन के लिए कोई वर्ड नहीं लगेगा। यहाँ मेरा मन के लिए क्या लगेगा, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ मैं समझा दूंगा अभी आपको। 1 मिनट के लिए पहले इसका अपन ट्रांसलेशन कर लेते हैं। जब भी आपका मेरा मन कर रहा है तो सर अंग्रेजी बनेगी आई फील लाइक से। किससे बनेगी? आई फील लाइक। ये है आपका मन करना। आई फील लाइक मतलब मेरी इच्छा है ना, मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है, मेरा जी कर रहा है ना। आई फील लाइक। और किस चीज़ का? नाचने का। नाचना एक क्रिया है, तो यहां पर उस क्रिया को जब हम लेंगे तो उसमें आईएनजी लगाएंगे सर। ये आईएनजी ये रहा है का कारण नहीं आया कहीं आप उल्टा समझ जाओ, नहीं, ये जेरेंड है यहाँ पे। आई फील लाइक डांसिंग टुडे, ये लीजिए। अब देखो, इसमें ना तो मैंने मन का लगाया, ना इसमें कर रहा है, कहीं इंग्लिश आ रही है, कहीं आप कर रहा है के लिए डूइंग लगा दो, नहीं, आई फील लाइक डांसिंग। तो देखो, शब्द ऊपर वाले वाक्य में शब्द अलग है, नीचे में अलग है, लेकिन सेंस दोनों का क्या है, एक है, राइट। तो अब समझो आप, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा जो कहने का उद्देश्य वो ये है कि शब्दों का हमेशा एज इट इज ट्रांसलेशन नहीं होगा, राइट। जैसे कि अभी आपने देखा होगा आरएस में, अगर आपने पेपर देखो, एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था कि ये कि मैं, देखो क्वेश्चन क्या था, मैं अभी अभी, ना, मैं अभी अभी दिल्ली जाकर आया हूं। मैं अभी अभी दिल्ली जाकर आया हूं, ठीक है। और कहा कि इसका ट्रांसलेशन करिए, ठीक है। अब क्या है कि जिस बच्चे को इसका ट्रांसलेशन आता है वो कर लेगा, बहुत आसान है। लेकिन जो बच्चा शब्दों में पढ़ा रहेगा, इसको लगता है शब्दों के साथ ट्रांसलेशन करना चाहिए, तो जाने की अंग्रेजी भी लगाएगा, आने की अंग्रेजी भी लगाएगा, कम एंड वेंट एंड कम लगा देगा। नहीं सर, जाकर आने के लिए इंग्लिश में एक सिंपल सा फ्रेज है कि मैं जाकर आया, तो आई हैव बीन,
जाकर आने के लिए लगता है कौन सा है, हैव बीन लगता है, गो एंड कम नहीं लगता है। किसी स्थान पे अगर जाकर आ गए हो, होकर आ गए हो, तो ना तो गो लगेगा ना कम लगेगा सर, उसमें लगेगा हैव बीन, है ना। तो आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव बीन टू दिल्ली, और अभी अभी के लिए वर्ड ले सकते हैं लेटली। लेटली का मतलब क्या हो गया, अभी अभी। इन दो एग्जाम्पल से मैं ये कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्रांसलेशन हमेशा वर्ड टू वर्ड नहीं होगा। आपको इंग्लिश के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है ना, कहीं वो भी आपको एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चंस दे देता है, ठीक है। चलिए देखो, अब मैं आपके सामने, आपने देखा पिछले कुछ 2 क्लास, तीसरी क्लास से या ट्रांसलेशन की पिछली जो क्लासेस हुई है, एक क्लास में हमने कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए थे ऐसे रैंडम उठा के, दूसरी क्लास में हमने RAS मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को क्या किया, सोल्व किया। आज भी हम आपके RAS मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को ही सोल्व करेंगे। फिर आगे वाली क्लासेस में फिर मैं थोड़ा पैराग्राफ स्टाइल में आपसे क्या कराऊंगा, ट्रांसलेशन कराऊंगा, राइट। तो कृपया इन क्लासेस को प्लीज़ आप एक तो शेयर करो, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको लगता है कि कंटेंट सही है इसका, तो आप इन क्लासेस को शेयर करिए, सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। आपको लगता है कंटेंट कमज़ोर है तो छोड़ दो यार, फिर क्यों शेयर कर रहे हो, ठीक है। 10-11 सेंटेंस हम पहले ट्रांसलेट कर चुके हैं पिछली वाली क्लासेस में। अब देखो इसी वाक्य को देखो, अब वक्त आ गया है कि अज्ञानता और निरक्षरता को जड़ से उखाड़ फेंके या जड़ से उखाड़ दें, आपके RAS मेंस में आया हुआ है। अब देखा जाए, हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो ये 2 उपवाक्यों से मिलकर बना हुआ वाक्य है ना। कि लगा हुआ है, एक कंजंक्शन लगा हुआ है, एक संयोजक लगा हुआ है। पहले वाक्य है, एक उपवाक्य है, अब वक्त आ गया है, और दूसरा उपवाक्य है अज्ञानता और निरक्षरता को जड़ से उखाड़ फेंके या जड़ से उखाड़ दे। इंग्लिश में जब भी ऐसा आता कि वक्त आ गया है, वक्त हो चुका है, तो इसमें चुका है, आ गया है वगैरह के हिसाब से नहीं चलेगा। जब भी बोलता वक्त हो गया है तो इंग्लिश बनेगी सीधी सी इट इज टाइम, या इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम। कई एक्सप्रेशन इसमें लगते हैं, तो यहां जो एक्सप्रेशन लगेगा हम इसमें लगा लेते हैं, एक ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि वक्त आ गया तो हमने बोला इट इज हाई टाइम। अबाउट टाइम भी होता है, लेकिन आप हाई टाइम एक एक्सप्रेशन पकड़ लो, इट इज हाई टाइम टू। किसी भी काम को करने का वक्त आ गया, मैंने कहा जाने का वक्त आ गया है ना, तो इट इज हाई टाइम टू गो, ठीक है। अब यहां पर वैसे देखा जाए तो कई तरीके हो सकते हैं इसके ट्रांसलेशन करने के लिए। मैंने पिछली क्लासेस में आपको समझाया था कि जरूरी नहीं कि एक तरह से ट्रांसलेशन हो, एक ही वाक्य को कई तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक आध एग्जाम्पल दूंगा। तो इट इज हाई टाइम, अब किसका वक्त आ गया है, उखाड़ फेंकने का। उखाड़ फेंकने को क्या बोलेंगे, अब आपके पास वोकैबुलरी ठीक होनी चाहिए, है ना। उखाड़ फेंकने के लिए ठीक ठाक वर्ड हम यूज करेंगे, वो करेंगे इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को समूल नष्ट कर देना। सामान्य जो वर्ड होता है रूट आउट भी हो सकता है, उखाड़ फेंकना, रूट आउट कर देना, अपरूट कर देना। किसी भी चीज को अगर आप अपरूट करते हो तो उसका मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना या उसको रूट आउट कर देना। क्या कर देना, रूट आउट कर देना। ये तो कॉमन सी वोकैबुलरी है ना। यहां जो सही शब्द लगाना चाहिए, हमको लगाना चाहिए इरेडिकेट, और इरेडिकेट का मतलब था किसी चीज को समूल नष्ट कर देना। तो इट इज हाई टाइम टू इरेडिकेट। अब किसको इरेडिकेट करेंगे सर, अज्ञानता। अज्ञानता को क्या बोलेंगे, इग्नोरेंस, ठीक है ना। इग्नोरेंस कि वक्त आ चुका कि हम क्या करें, इग्नोरेंस को क्या करें, उखाड़ फेंके। एंड और निरक्षरता को क्या बोलेंगे, इलिटरेसी, कि वक्त आ चुका है कि हम क्या करेंगे, अज्ञानता और इलिटरेसी को उखाड़ के फेंके, राइट। ये भी हो सकता है। इसका और तरीका हो सकता है कि वक्त आ गया, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि इट इज टाइम। अगर ये वाक्य पैसिव कंस्ट्रक्शन में भी लिखा जा सकता है, मैं लिख के दिखा रहा हूं। हो सकता है कि कई बच्चे इस वाक्य को यूं लिखे, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम फॉर का इस्तेमाल करके और लिख दिया इट इज हाई टाइम फॉर इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। इट इज हाई टाइम टू, आराम से आप समझते रहें, हाँ, इलिटरेसी टू बी इरेडिकेटेड। ये यूं भी हो सकता है ना, इरेडिकेटेड। ये लीजिए, ये पैसिव का भी क्या हो सकता है, इसमें वर्जन हो सकता है। चाय पीने का वक्त हो गया, इट इज टाइम टू ड्रिंक टी, और इट्स टाइम फॉर द टी टू बी ड्रंक। ये भी हो सकता है। और भी तरीका हो सकता है, इट इज हाई टाइम वी इरेडिकेटेड। आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा, अगर आपने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा है ना,
अगर आपने सिंपल पास्ट टेंस, आजकल राजस्थान जो आरपीएससी है इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछ रही है कि अगर आपने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई वाक्य इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट होता है, आपने निशाना, तो यहाँ पर जो क्लोज, जो सब्जेक्ट और वर्ब जुड़ेगा तो वो कौन सी जुड़ेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस लगता है। ये वही सेंस देता है, वक्त हो चुका है, हालांकि थोड़ा सा इसका नोशन अलग चला जाता है। तो कई लोग इसको ऐसे भी ट्रांसलेशन करेंगे कि इट इज़ हाई टाइम वी इरेडिकेटेड इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। तो ये भी ठीक है राइट, ये भी क्या है, ठीक है। तो अब देखो वापस, अब इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। अब अगर अब है तो नाउ इट इज हाई टाइम, अगर आप अब को भी लेना चाहते हो क्या लगा सकते हो, नाउ इट इज हाई टाइम, यहाँ स्मॉल कर देना फिर इसको आप, तो नाउ इट इज हाई टाइम टू इरेडिकेट इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी, और नाउ या फिर आप क्या बोलोगे, नाउ इट इज हाई टाइम फॉर इग्नोरेंस और इलिटरेसी टू बी इरेडिकेटेड। और एक और तरीका मैंने आपको बताया कि इट इज हाई टाइम वी इरेडिकेटेड व्हाट, इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। देखो कई तरीके हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है इससे बेटर ट्रांसलेशन और कर लो आप। मैं बांधता नहीं हूं किसी को कि नहीं जो मैंने बता दिया वो सर्वोच्च, ऐसा कुछ नहीं है सर, भाषा है ये, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको, जब भी आपको ये देता कि वक्त हो गया है, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम ऐसा करने का, टू उस काम को करने का, वक्त हो गया अगला सेंटेंस ट्रांसलेट करने का, इट इज हाई टाइम टू ट्रांसलेट द नेक्स्ट सेंटेंस, या इट इज हाई टाइम फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस टू बी ट्रांसलेटेड। चलें आगे, चलिए। हाँ जी, देखो ये सेंटेंस आपका आया हुआ, आसान सा सेंटेंस था। क्या आपको गिटार बजाने में, क्या सितार बजाने में आपको आनंद आता है ना, बहुत आसान सा था कि क्या आपको ऐसा करने में आनंद आता है। अब कई लोग इसमें जॉय लगाए, कहीं इसमें इंजॉय लगाए, जॉय लगाए, कहीं कुछ लगाए। सर जब भी इस सीधा सा स्ट्रक्चर, क्या आपको ऐसा करना में आनंद आता है, तो सिंपल सी बात है, देखो इसको समझो, सिंपल सी क्या है, यहां कई बार ये जो क्या दिखता है ना, कई बार स्टूडेंट एक मिस्टेक करता है, स्पेशली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम का नहीं करेगा, हिंदी मीडियम को करेगा। क्या करेगा कि हमने सीख रखा कि क्या जो वर्ड होता है उसके लिए वॉट लगता है, लेकिन यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सर ये इंग्लिश ग्रामर में इसको पोलर्स क्वेश्चन कहते हैं। क्या बोला मैंने आपको, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोलर क्वेश्चन। ध्यानपूर्वक समझते रहना, एक एक बात को समझोगे तो आसान हो जाएगा। पोलर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सर ऐसा प्रश्न जिसका जवाब या तो यस में दिया जाए या उसका जवाब किस में दिया जाए, नो में दिया जाए। ये शब्द देख रहे हो पोलर, पोलर किससे बना हुआ, पोल से। और पोल का मतलब क्या होता है, सर पोल का मतलब होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव, किनारा होता है ना। जैसे कि पृथ्वी के दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसलिए जो पोल पे रहने वाला बेयर है, भालू है, उसको क्या कहते हैं, पोलर बेयर। पोल स्टार, ध्रुव तारे को क्या बोलेंगे, पोल स्टार। तो पोलर का मतलब होता है किनारे वाला, ध्रुव वाला। तो हम देख रहे हो कि इसके अंदर दो पोल बने हुए हैं, या तो इसका जवाब या हाँ में दोगे या इसका जवाब आप ना में दोगे। क्लियर है। तो जब भी ऐसा प्रश्न जिसका जवाब यस या नो में हो, यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन पोलर है, तो कभी भी व्हाट से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो किससे स्टार्ट होगा, सर जो भी सहायक क्रिया उस वाक्य में आ रही है उस सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा, ठीक है। व्हाट से स्टार्ट, व्हाट्स कब आता है, जैसे इसी वाक्य को मैं लिख देता, आपको इसी वाक्य को लिख दे कि आपको क्या बजाने में आनंद आता है। अगर इस वाक्य को मैं यूं लिख देता कि आपको क्या बजाने में आनंद आता है, तो जरा देखो इसका जवाब, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है ये पोलर नहीं है। इसमें आपको वस्तु बतानी है जिसको बजाने में आपको आनंद आता है। दिस क्वेश्चन इज WH इंटरोगेटिव क्वेश्चन, बट इट इज नॉट अ पोलर इंटरोगेटिव। तो आई थिंक ये बेसिक आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो आज मैंने सिखा दी है। वैसे कोई इतनी बड़ी बेसिक नहीं, 6ठी क्लास की बेसिक है ये, राइट। आपकी जो इंग्लिश आती है उसका लेवल 10+2 का ही होता है, राइट। तो आप 10+2 तक अगर सही ढंग से अंग्रेजी सीख के आते तो मेरी क्लास की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। कहते हैं ना कि NCERT को 6 से लेकर 12वीं क्लास तक अगर NCERT अगर पढ़ के आ गए तो कोचिंग की ज़रूरत ही क्या है फिर, राइट। खैर उस पर नहीं जाते हुए पॉइंट समझते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन क्या है, पोलर है। पोलर का ट्रिक बता दी सर, पोलर क्वेश्चन किसे कहेंगे, जिसका जवाब येस या नो में।
तो क्या आपको आनंद आता है? तो क्या आपको आनंद आता है तो बोलेंगे सर डू यू इंजॉय। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझते रहना, डू यू इंजॉय, क्या आपको आनंद आता है किसमें? यहां मे के लिए इन मत लगा देना, कई लोग यहाँ पे इन लगा देंगे अपने, क्योंकि मैंने कहा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, फिर वो उनको लिख रहा कि यहाँ पे मे बजाने में, तो इंजॉय इन नहीं सर। इंजॉय जो होगा, इंजॉय शब्द अपने साथ में क्या लेता है? या तो वस्तु का नाम लेता है, आई इंजॉय, है ना, जैसे आई इंजॉय म्यूजिक, मैं म्यूजिक का आनंद लेता हूँ। आई इंजॉय टीचिंग, मैं पढ़ाने का आनंद लेता हूँ। तो जब भी इंजॉय शब्द के साथ में या तो सीधी संज्ञा लगाओ, या फिर इंजॉय शब्द के साथ में आप क्रिया लगाओ तो उसमें आईएनजी लगा दो, ये रूल है। या फिर ना तो क्रिया आ रही है और ना कोई वस्तु का नाम आ रहा है, तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ, जैसे कि आई एंजॉय माई सेल्फ ऑन संडे, मैं संडे को आनंद करता हूँ। अब माई सेल्फ में सब कुछ आ गया, राइट। आपने सुना होगा यू एंजॉय योर सेल्फ, वो योर सेल्फ लगाते हैं। तो एंजॉय के बाद में क्रिया ले रहे हैं, तो डू यू एंजॉय, और बजाने को क्या बोलते हैं सर? प्लेइंग। डू यू एंजॉय प्लेइंग, कृपया यहाँ पे इनका इस्तेमाल ना करें। डू यू एंजॉय प्लेइंग, और क्या क्या सितार, तो सितार के आगे क्या लगेगा? द लगेगा, कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जब जनरलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है तो क्या इस्तेमाल करते हैं? आर्टिकल द। तो ये बनेगा सिंपल सा, डू यू एंजॉय प्लेइंग द गिटार, क्या आपको, सॉरी सितार है यहाँ पे, मैंने गिटार क्यों किया? तो डू यू एंजॉय प्लेइंग द सितार, क्या सितार बजाने में आपको आनंद आता है? डू यू एंजॉय प्लेइंग द सितार। और नीचे वाले वाक्य में क्या होगा? क्या आपको क्या बजाने में आनंद आता है? इसके लिए लगाना पड़ेगा व्हाट। व्हाट डू यू एंजॉय, व्हाट डू यू एंजॉय, आपको क्या मजा है ना? एंजॉय प्लेइंग, आपको कौन सी चीज बजाने में आनंद आता है? तो दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस थिंग। अब ये डू क्यों आया भाई? देखो फर्स्ट फॉर्म की सहायक क्रिया डू होती है ना, या डज होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू की जगह पे ही होता तो हम क्या लगाते, है ना, डज, यहाँ पे डज लगाते हैं। क्या आपके पिताजी को सितार बजाने में आनंद आता है? तो क्या लगाते? डज लगाते हैं। क्या आपको सितार बजाने में आनंद आया था? पास्ट की बात करोगे तो डू की जगह क्या लगाओगे? डिड लगाओगे, है ना। तो थोड़ा सा टेंस को ठीक ढंग से पढ़ लेना, और कुछ नहीं है। चलिए सर, तो हमारा एक वाक्य का हमने इसको किया, कुछ सीखने को मिला इसमें, हमने कुछ और सीखा, है ना। हर वाक्य आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, और मैं चर्चा करके आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे क्या है कि आप समझ पाओ। आरएस मेंस में आया हुआ वाक्य है, भारतीय उपमहाद्वीप अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों का जनक है। ठीक है, तो सर अब वाक्य पकड़ो, बात किसकी हो रही है? भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, और क्रिया कौन सी है? जनक है। तो बात किसी है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हो गया जी? महाद्वीप। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हो गया? उप महाद्वीप। ठीक है, अब क्या है के लिए क्या लगाते हैं? इज। और जनक को बोलते हैं फादर, द फादर ऑफ। ठीक है, ये तो आसान सा वाक्य है, कोई चीज समझाने की मैं समझा दूंगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द फादर ऑफ, और किसका जनक है ये? देखो अनेक, अनेक के लिए क्या शब्द लें? कई लोग यहाँ पे मैनी लगाएंगे। मैनी और अनेक में अंतर होता है। अनेक का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, लेकिन मैनी का मतलब है बहुत सारा, बहुत सारे। तो यहाँ बहुत सारी संख्या सभ्यताओं की बात नहीं हो रही, अनेक की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा सेवरल। क्या रहेगा? सेवरल। एक डिटर्मिनर है ना, आपने डिटर्मिनर आपके कोर्स में भी है। तो सेवरल का मतलब होता है मोर देन टू बट नॉट मैनी, दो से ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मैनी नहीं। एक और एप्रोप्रिएट वर्ड हम यहां पे लगा सकते हैं, हालांकि वो डिटर्मिनर तो नहीं है, एक होता है वेरियस, है ना। ये शब्द यहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वेरियस का मतलब क्या हो गया? ये डिटर्मिनर नहीं है, ये तो फिर भी डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर नहीं है। वेरियस का मतलब होता है अनेक विभिन्न प्रकार के, अनेक भी हो और वो क्या हो? विभिन्न प्रकार के हो, उसको कहते हैं वेरियस। ये वेरी नाम के शब्द से आया है, VARY, और एक होता है VERY। देखो बच्चों, तुम्हारे जो पार्ट 1 है उसमें 2 क्वेश्चन ये भी आएंगे। कौन से? कंफ्यूजेबल वर्ड्स आएंगे ना। आपको पूछा जाएगा बताओ इन दोनों में से करेक्ट वर्ड, दोनों ही करेक्ट है, राइट।
तो अंतर क्या है? अंतर क्या है सर? ये जो शब्द है, पहली बात तो ये क्रिया है, ये क्या क्रिया है, और ये जो शब्द है ये यूजुअली एडवर्ब के रूप में काम में लिया जाता है और कभी कभी ये एडजेक्टिव का भी काम कर देता है। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच दो होते हैं। एडवर्ब के रूप का मतलब क्या निकला है? जैसे हमने कहा कि वेरी गुड, आप बोलते हो ही इज वेरी गुड, तो ये गुड नाम का एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसका मतलब क्या हो गया सर? ये एडवर्ब हो गया। और एडजेक्टिव रूप में इसका मतलब निकलता है द सेम, इसका एडजेक्टिव रूप में क्या निकलता है? सेम। जैसे मैंने कहा कि ही इज द वेरी बॉय, ये वही लड़का है, ही इज द वेरी बॉय, आगे जानकारी दे दो, जिसने क्लास को टॉप किया, ही इज द वेरी बॉय हु टॉप्ड द क्लास। तो वेरी जो शब्द है ना, ये एडवर्ब है, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, है ना, आप बोलते हो, और द वेरी लगाते तो सेम का सेंस देता है। लेकिन ये जो है ये तो क्रिया है, इसका मतलब तो क्या? वेरी करना, भिन्नता रखना। जैसे मैं कहूं द कल्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया वेरीज, क्या बोला मैंने? द कल्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का कल्चर से हमारा कल्चर वेरी करता है ना। हमारी जो संस्कृति है वो कौन सी संस्कृति है? भारतीय संस्कृति कौन सी संस्कृति कहलाती है? वेरीड कल्चर, हम बोलते हैं ना वेरीड कल्चर। तो ये इसी वर्ड से बना हुआ वेरियस, देखो इसी से क्या बना हुआ है? वेरियस बना हुआ है। तो आप चाहो तो इस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हो, इसके नोट ले लेना, हाँ, इसको लिख लेना साथ में। देखो पढ़ाने के दौरान छोटे छोटे शब्द आते रहते, कब पता नहीं कंपटीशन में कौन सा शब्द टकरा जाए, है ना। कंपटीशन का ये होता है। जैसे राजस्थान की टूरिज्म की एक बहुत अच्छी लाइन थी, एक टैगलाइन थी राजस्थान टूरिज्म की, जाने क्या दिख जाए, ठीक है ना। आजकल तो नहीं है शायद। तो मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाने के दौरान आप पूरा ध्यान रखो, जाने क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, ठीक है। खैर, तो आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द फादर ऑफ सेवरल, सभ्यताओं को बोलते हैं सर सिविलाइजेशंस, है ना। सभ्यताओं को क्या बोलेंगे? सिविलाइजेशंस, बहुत सारी सभ्यताओं, एंड संस्कृतियों को बोलते हैं कल्चर्स, ठीक है। ये हो गया सब आपका एक ठीक ठाक ट्रांसलेशन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द फादर ऑफ सेवरल सिविलाइजेशन या वेरियस सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स, राइट। क्या सिखाया है जो आप नोट करते रहो। हाँ जी, आगे देखो, राजा ने कैदी को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, ठीक है। राजा ने कैदी को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, ये तो सिंपल सा वाक्य है। क्रिया कौन सी है? निष्कासन करना। निष्कासन करने को क्या बोलते हैं? एक्सपेल कर देना। निष्कासन करने को क्या बोलते हैं? EXPE। तो किसने किया? राजा ने। देखो किसने किया? राजा ने, है ना। और कर दिया, क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। ये पूरी एक ही क्रिया है। या निष्कासित और करना अलग अलग नहीं है, निष्कासित करना अपने आप में एक क्रिया है। और बात कब की हो रही है? पास्ट की हो रही है। कर दिया, ये तो पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। कोई भी घटना अगर भूतकाल में घटित हो गई हो तो उसके लिए पहला जो टेंस आता है वो कौन सा था? सिंपल पास्ट टेंस आता है। तो आसान से कर लेंगे। और वॉइस कौन सा है इसका? एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि उस राजा ने, द किंग, उस राजा ने एक्सपेल की सेकंड फॉर्म एक्सपेल्ड। अब देखो जो आपका सब्जेक्ट है वही इस क्रिया का डूअर है, करने वाला है ना। तो जब सब्जेक्ट ही डूअर होता है तो क्या होता है? एक्टिव वॉइस। राजा ने कह दिया किसको? कैदी को। यहां पे किसी स्पेसिफिक कैदी की बात हो रही है ना, इसलिए क्या लगाएंगे? द। और कैदी को क्या बोलते हैं? देखो कैद को कहते हैं प्रिजन। प्रिजन का मतलब क्या हो गया? कैद। और प्रिजनर, प्रिजनर का मतलब क्या हो गया? है ना, कैदी। और कहां से किया? फ्रॉम। सेपरेशन हो रहा तो क्या लगेगा? फ्रॉम। अपने राज्य से। ये अपना किसके लिए आया? राजा के लिए। अपने राज्य से राजा के लिए। तो राजा होता है ही, और ही की कोई सी भी चीज क्या होती है? हिज। तो यहाँ पे क्या आएगा? हिज। या माई मत लगाते ना, कई लोग बच्चे क्या करते हैं? माई लगा के आते हैं। माई, उनको लगता है अपना तो माई होता है। नहीं सर, अपना सब्जेक्ट के अनुसार आया, ठीक है। फ्रॉम हिज। और राज्य को क्या बोलते हैं? किंगडम। ये लीजिए, आसानी से इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया, इसमें कोई ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है। तो द किंग एक्सपेल्ड द प्रिजनर फ्रॉम हिज किंगडम। आई थिंक आपने भी कर लिया होगा ट्रांसलेशन इसका। हाँ जी, ये इतना भी आसान नहीं है जितना कि आप समझते हैं, ठीक है। देखो कितना छोटा सा वाक्य है, लेकिन अगर ठीक ढंग का स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो भी सकता है। एक बार आप दिमाग लगाओ, देखिए क्या हो सकता है इसका ट्रांसलेशन। व्हाट कैन बी द ट्रांसलेशन? देखो इसमें कंजक्शन जुड़ा हुआ है, इतना, जितना,
ये इतना देखो, अगर मेरे को ये इतना भी, ये इतना आसान नहीं है, आप समझते हैं, ठीक है। इसमें खेल किसका है, केवल इस कंजंक्शन का है। तो मैंने कहा कि सर ये आसान है, पहले तो अपन सामान्य बना ले, ये आसान है तो इट इज इजी, ये है आसान है, तो मैंने क्या बोला, इट इज इजी। पहले सिंपल सिंपल चलते हैं, ये तो हो गया कि ये आसान है, ठीक है। और मैंने कहा ये आसान नहीं है तो इट इज नॉट इजी, सामान्य बनाओ पहले, इट इज नॉट इजी। अब मैंने कहा ये इतना भी आसान नहीं है तो इतना भी के लिए क्या लगाएंगे, इट इज नॉट सो इजी, ठीक है। अब देखो आपका हो गया पहला ट्रांसलेशन। जितना की को लगाएंगे एज, ठीक है। अब देखो बन गया, इट इज नॉट सो इजी एज, जैसा कि आप क्या करते हैं, समझते हैं, समझने को थिंक, एज यू थिंक इट टू बी, यहां लगेगा इट टू बी, ठीक है। ये बेस्ट ट्रांसलेशन होगा इसका, है ना। कई लोग उसको एज यू थिंक इस पे भी खत्म करेंगे, ठीक है, वो भी चलेगा, लेकिन करेक्ट मैंने कहा कई लोग उसको यह समाप्त कर देंगे एज यू थिंक, या फुल स्टॉप लगेगा। तो ये वाक्य भी ठीक है, ट्रांसलेशन ठीक हुआ, लेकिन इसका बेस्ट ट्रांसलेशन तो क्या होगा, ये होगा, इट इज नॉट सो इजी एज यू थिंक इट टू बी। अब ये इसकी जो ग्रामर है, मैं उस ग्रामर पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप ज़्यादा ग्रामर अगर सोचने बैठेंगे ना तो फिर आप अटक के रह जाएंगे। फिर तो एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने का मतलब हो जाता है ग्रामर। आप देखो, मैं कई जगह में ये आर्टिकल दे क्यों आ रहा है, ये क्यों, मैं चर्चा नहीं कर रहा, आप देख रहे हो मैं चर्चा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि मैं अभी आपको रूल्स में नहीं फंसाना चाहता। मैं आपको इतना सा कहता हूं कि जो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर तो समझे ना आप। अरे रूल्स तो आपके, आप डिटर्मिनर्स पढ़ ही रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ ही रहे हो, टेंसेस पढ़ ही रहे हो, आपके पार्ट ए में सारा पोर्शन है, तो वहाँ मैं उसको हम क्यों डिस्कस करें यहाँ पे। तो आई थिंक ये लीजिए, ये आसान है, इट इज़ ईजी, है ना। इट इज, एक छोटा सा वाक्य मुझे यहाँ से याद आ रहा है, आप ध्यान समझना। एक वाक्य मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो, कहना आसान है परंतु करना कठिन हो, है ना, कठिन है। अब देखो इस वाक्य को मैंने कहा कि आप ट्रांसलेट करो। छोटे छोटे वाक्य, कहना आसान है परंतु करना कठिन है। अब क्या है, इस वाक्य को अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ध्यानपूर्वक समझना, इसके 3 ट्रांसलेशन हो सकते हैं। इस वाक्य को 3 तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है। पहली बात तो मैंने आपको ये कहा कि क्रिया और हमें सब्जेक्ट और वर्ब पकड़नी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस वाक्य में पूछो कहना आसान है तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य का, सोचो एक बार, है ना। और मैंने कहा करना कठिन होता है तो सब्जेक्ट कौन सा है। ध्यान रखना, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है कहना। बात किसकी हो रही है, आसान क्या है, आसान क्या है, तो आपने कहा कहना आसान है सर। और कठिन क्या है, तो करना कठिन है। गौर से देखो, कहना और करना यानी कि एक क्रिया, और यहां पे भी देखो एक क्रिया क्या है, गौर से देखो, ये दोनों ही क्रिया सब्जेक्ट बनी हुई है, बिल्कुल बन सकती है। हिंदी में भी क्रियाओं को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है और इंग्लिश में भी क्रियाओं को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, नो इशू। लेकिन इंग्लिश में जब किसी क्रिया को सब्जेक्ट बनाते हैं ना तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, सामान्यतः हम क्या कहते हैं कि सर वाक्य किससे स्टार्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, हम कर लेते हैं। तो देखो, अब क्रिया को आप क्या बना रहे हो, सब्जेक्ट बना रहे हो। ध्यान रखना, अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट होता है, अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट होता है वास्तव में वो संज्ञा की जगह होता है, यानी कि ये संज्ञा की जगह होती है। यहां पे कौन विराजमान होता है, यहां पे विराजमान होता है संज्ञा। ये फिक्स जगह है संज्ञा की। वाक्य में संज्ञा आती है तो कहां आती है, सब्जेक्ट की जगह पे आती है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आती है, कॉम्प्लीमेंट की जगह पे आती है ना। कॉम्प्लीमेंट की जगह तो खैर एडजेक्टिव भी आ जाता है। तो अब सवाल ये कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या बनाना पड़ रहा है, इस वर्ब को सब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। अरे बनाना पड़ रहा है ना, वर्ब कौन सी, कहने को क्या बोलते हैं, से बोलते हैं सब। अब आप किसी वर्ब को सब्जेक्ट बना रहे हो तो बताओ, वर्ब तो सब्जेक्ट नहीं बन सकती, क्यों,
क्योंकि जो नाउन है सब्जेक्ट की जगह तो क्या आ सकता है, केवल नाउन ही तो आ सकती है। इसका मतलब आपकी क्रिया को संज्ञा बनना पड़ेगा। समझ में आ गया? और क्रिया को संज्ञा बनाने का तरीका है उसमें आईएनजी लगा दो। इसी को कहते हैं जेरेंड, इसी को हिंदी में कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा, है ना। हिंदी में क्या कहलाती है? हिंदी दिख रहा है क्या यार मेरा? थोड़ा बोर्ड वोर्ड का सेटिंग वेटिंग इधर उधर हो जाती है। हिंदी में कहते हैं इसको क्रियार्थक, मैं आई थिंक ये लिखना चाहिए, हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ा गई। क्रियार्थक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो क्रिया से बने, समझ, जिसमें क्रिया का अर्थ हो। अब आप देखो कहना आसान, इसमें क्रिया का अर्थ है, तो क्या करें सर? अब हमने क्या किया, इस से को लिया और इसको संज्ञा बना दिया, और संज्ञा क्या बनी इसकी? सेइंग। अब ये संज्ञा बन गई, ध्यान रखना, क्या बन गई? सेइंग। है इज इजी, सेइंग इज इजी। बट लेकिन करना, करने को बोलेंगे डूइंग इज टफ, डूइंग इज टफ। एक ट्रांसलेशन हुआ, सेइंग इज इजी बट डूइंग इज टफ। आप देखो बहुत सारी जगह मिलेंगे आपको सेंटेंस ऐसे, राइट। तो मैंने कहा तीन तरह से इसको ट्रांसलेट किया जा सकता। तो एक तो तरीका आपके सामने आ गया, मैंने आपको अच्छी तरह व्याकरण के साथ समझा दिया कि भैया ये प्रॉब्लम क्या है इस वाक्य में। तो देखो एक तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, ये हो गया, और मैं एक बार फिर लिख देता हूं, saying is easy but doing is tough। ठीक है, ये आपका एक ट्रांसलेशन हो गया। इसको कहते हैं इंग्लिश में जेरेंड। क्या कहते हैं? जब कोई क्रिया संज्ञा का काम करती है उसको कहते हैं जेरेंड। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग इसका ट्रांसलेशन ऐसे भी करें, ये भी ठीक है। टू से, इसको कहते हैं टू इन्फिनिटिव। टू से इज इजी but to say is easy but to do is tough। ये लीजिए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर देखो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन एप्रोप्रिएशन की बात करें ना इसमें, तो इंग्लिश में इसको एप्रोप्रिएट माना ज्यादा है, ज्यादा प्रचलित माना जाता है, ये प्रचलित नहीं है। और तीसरा तरीका और है इसका, क्या कि हम क्या करें, इस वाक्य को इट से स्टार्ट करें। आसान है, इट इज इजी, ठीक है। और क्या आसान है? टू से, ये लीजिए, इट इज इजी टू से बट इट इज टफ टू डू, इट इज टफ टू डू। ये लीजिए, ये इसका तीसरा ट्रांसलेशन हो गया। अब देखा जाए तो इसको मोस्ट एप्रोप्रिएट माना जाता है, ठीक है। करेक्ट ये भी है, करेक्ट दूसरा भी है, करेक्ट तीसरा भी, चॉइस आपकी है। बाकी ये और ये ज्यादा प्रचलन में, ये थोड़ा कम प्रचलन में चलता है। तो देखो आपको मैंने एक तरीका बता दिया। ऐसे ही वाक्य देता है, 5 वाक्य देगा, उसमें 2-3 वाक्य ऐसे देता है, राइट। चलिए अब देखो उस पॉइंट पे आते हैं जिससे हमने बातचीत स्टार्ट की थी। अच्छा ये तो हमारा हो गया, ठीक है, ओके। हाँ अब देखो आप क्या करेंगे यदि आपको पता चले कि दुनिया 7 दिनों में खत्म होने वाली आया हुआ वाक्य है और 3 क्लोजेस को जोड़कर वाक्य बनाया गया है ना। आप क्या करेंगे? पहला, यदि एक कंजंक्शन आपको पता चले, दूसरा वो वाक्य कि दुनिया 7 दिनों में खत्म होने वाली है, ठीक है। अब इस वाक्य को हम क्या करें? ट्रांसलेशन करें। तो देखो जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कहते आया हूं कि जब भी आपका एग्जामिनर आपको एक से ज़्यादा क्लोजेस का सेंटेंस देता है तो आपको घबराना नहीं है। सेंटेंस कितना ही बढ़ाओ, आप तो एक एक क्लोज पे विचार करो। देखो आप 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ क्या है, आप तो केवल इसको याद रखो। आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे, जैसे मैं करूंगा तो इंग्लिश क्या बनेगी? आई विल। अरे मैं करूंगा तो इंग्लिश क्या बनेगी? आई विल। और यहां पे जो भी काम करूंगा, जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल टीच। आप पढ़ाओगे तो यू विल टीच। अरे क्लियर है? क्या आप पढ़ाओगे? विल यू टीच। ये लो, ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? पोलर बन गया। क्या आप पढ़ाओगे? विल यू टीच। और आप क्या पढ़ाओगे? तो व्हाट विल यू टीच। ऐसे छोटी छोटी बातों को समझते रहो। आप क्या पढ़ाओगे? व्हाट विल यू टीच। ये लीजिए हो गया, राइट। और मैंने कहा आप क्या करेंगे, तो हम कह सकते हैं व्हाट विल यू
डू, ये रहा आप क्या करेंगे का। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा टर्न है सर, एक छोटा सा इसमें कैच है आपको फंसाने का, यहां विल नहीं आएगा। ठीक है, अब क्योंकि सर क्यों, अभी आपने तो विल लिखा है, हाँ आप क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कल संडे है, टुमारो संडे, कल क्या करोगे, व्हाट विल यू डू टुमारो। लेकिन ये मैटर कुछ और है, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फटाक से ले लो, मिटाऊंगा इसको मैं। ओके, तो मैंने कहा कि वैसे आप क्या करेंगे, तो अंग्रेजी हमारे पास में इसकी होगी व्हाट विल यू डू, लेकिन मैंने कहा कि इस जगह पे विल एप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसमें जो बात कही गई ना वो कल्पना की बात है। आप क्या करेंगे यदि आपको पता चले कि दुनिया 7 दिनों में समाप्त होने वाली है, तो देखा जाए तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जैसे वही वाला क्वेश्चन कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जब आपका आरएएस का इंटरव्यू होगा तो आपको कहा जाएगा, पूछा जा सकता है कि साहब आपको आप ही के तहसील के अंदर का जो आपका जो सब डिवीज़न है वहाँ पे आपको एसडीएम बनाया जाएगा। मान लीजिए आप एसडीएम हैं, तो पहली 5 समस्याएं जो आप निवारण करेंगे, तो बताओ एक क्वेश्चन कौन सा हो गया, इमेजिनेशन का क्वेश्चन हो गया। अगर आप शेर बन जाओ तो क्या करोगे, अगर आपको राष्ट्रपति बना दी, राष्ट्रपति तो हमारा इतना पावरफुल नहीं है, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे। तो ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, क्लियर है। तो जब भी कल्पना की बात होती है तो सर उसमें हम विल नहीं लगाते, उसमें इस विल का पास्ट लगाते हैं। आपने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा होगा, सिंपल पास्ट टेंस का मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसको पढ़िएगा, उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। ऐसे वाक्य जिसमें कल्पना आती है, राइट, उसमें सिंपल पास्ट टेंस आता है। तो इसलिए यहां विल नहीं आएगा सर, क्या आएगा, वुड। और वैसे जनरल हम बात करेंगे कल संडे, टुमारो इज संडे, क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, तो ठीक है वहां विल चल जाएगा, लेकिन यहां नहीं होगा। ठीक है, हो गया। अब यदि के लिए वर्ड कंजंक्शन क्या आएगा, इफ। ठीक है, अब देखो आपको पता चले, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपको पता चले, ये भी बात क्या हो गई कल्पना की, अगर आपको पता चले, मान लीजिए आपको पता चले, कल्पना है, तो पता चलने को क्या बोलते हैं, हाँ ना, पता चलना। जानने को तो नो बोलते हैं, मुझे पता है, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, लेकिन मुझे पता चला, इसके लिए 2 एक्सप्रेशन, या तो आप लगाइए कम टू नो, क्या लगाओ, जैसे मुझे पता चला, आई कैम टू नो, मुझे पता चला है, आई कैम टू नो, आई हैव कम टू नो। अगर आप पता चला है तो हैव कम टू नो, कल पता चला था, आई कैम टू नो, वो टेंस के हिसाब से वर्ब तो लेनी पड़ेगी। या फिर कई बार इस नो की जगह पे लर्न शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, आई कैम टू लर्न। ठीक है, तो जो भी आप लगाना चाहो, तो आपको पता चले, कल्पना की बात हो रही है कि इफ यू कैम टू नो, है ना, व्हाट वुड यू डू इफ यू कैम टू नो, आप क्या करेंगे यदि आपको पता चले, क्या, की के लिए लगाएंगे दैट, की। अब देखो आगे, दुनिया 7 दिनों में समाप्त होने वाली है, खत्म होने वाली है। अब इसकी क्रिया देखो, दुनिया 7 दिनों में समाप्त होने वाली है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमीडिएट फ्यूचर, यानी आसन्न भविष्य, निकट का भविष्य। बरसात होने वाली है ना, मैं जाने वाला हूं, राइट। तो अब छोटी सी बात आप समझेंगे, फिर अपन जाएंगे। देखो इसमें 2 बातें हैं, एक मैंने कहा ने वाला है, आप समझ सकते हो, कोई सा भी काम आपका सब्जेक्ट करने वाला है, यानी कि मैं यूं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किसी काम को करने वाला है। ठीक है, और इसमें एक निपात जोड़ देता हूं हिंदी का, एक हिंदी का निपात जोड़ देते हैं अपन, करने ही वाला है। ठीक है, अब देखो एक्सप्रेशन तो दोनों वही बात कर रहा है कि निकट भविष्य, इमीडिएट फ्यूचर की बात कर, क्लोज फ्यूचर। ठीक है, अंतर दोनों में क्या है, इस निपात का अंतर है, करने वाला है और करने ही वाला है, तो क्लोजर फ्यूचर कौन सा हुआ, ये रहा। तो मैं इसलिए कि आपको 2 एक्सप्रेशन दे सकते हैं, जब भी आपका सब्जेक्ट काम करने वाला है तो देखो आप पहला स्ट्रक्चर लगाओ, इज आपके सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर में से आपको एक वर्ड देना है।
ठीक है। और इसके बाद में आपको शब्द लगाना है गोइंग। यहां पे गोइंग का मतलब जाना नहीं है, पहली बात तो गोइंग टू, और जो भी वो काम करने वाला है, जो भी वो क्रिया करने वाला है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको यहां पे लिखना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हमारा देश, आर कंट्री, हमारा जो देश है वो क्या करने वाला है, मान लीजिए मैं ऐसे ही रैंडम सेंटेंस खींच रहा हूं, वो दिमाग में पहले से नहीं है। आर कंट्री इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, कि सब हमारा जो देश है वो पार्टिसिपेट करने वाला है इन द नेक्स्ट, और आपने कह दिया टूर्नामेंट, कोई सा भी, मैंने ऐसे रैंडम सेंटेंस खींचा है समझाने के लिए, ये लीजिए, है ना। तो गोइंग टू पार्टिसिपेट, आपने देखा होगा इंग्लिश गानों में आपको एक शब्द मिलता है गोना, क्या मिलता है, गोना। ये इस गोइंग का ही तो क्या इनफॉर्मल वर्ड है, आई एम गोना डाई, मरने वाला हूं बोलते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा कि 9 बजने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी 9, इट इज गोइंग टू बी 9, या फास्ट जो बोले जाता है, इनफॉर्मल इंग्लिश बोली जाती है, वहां क्या बोला, इट्स गोना बी 9, तो ये भी हो सकता है। तो ये तो रहा। अब लेकिन करने ही वाला है, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या आ जाएगा, अंतर इतना सा आएगा कि इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को करने के वर्ज पे हो, बी ऑन द वर्ज ऑफ, एक एक्सप्रेशन सिखाता हूं, बी का मतलब होना, ठीक है, अगले उसमें ले लो, बी का मतलब होना, ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग समथिंग। अगर कोई इंसान किसी काम को करने की, आप बोलते ना कगार पे हो, एक आप हिंदी में एक्सप्रेशन लगाते हो कगार पे होना, ये व्यक्ति मरने की कगार पे है, मैं तो गिरने की कगार पे हूं, कगार बोलते हो आप, बोलते हो, इंग्लिश में इसको वर्ड्स कहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि देखो, जब भी कोई काम करने ही वाले हो, वेरी क्लोज फ्यूचर, तो हम गोइंग टू का एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां क्या करेंगे सर, वहां हम इस्तेमाल करेंगे इज़मार, तो आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे अबाउट टू, किसका इस्तेमाल करेंगे, अबाउट टू, और यहां पे क्या लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि यार ट्रेन आने ही वाली है, एक आने वाली गोइंग टू कम, और एक मैंने कहा था कि द ट्रेन इज अबाउट टू कम या अराइव, जो भी आप लिखना चाहो, तो यहां पे अबाउट का इस्तेमाल होगा। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि हमने इसमें क्या लगाना है। तो देखो, तो इफ यू कैम टू नो दैट दुनिया, द वर्ल्ड, ठीक है, समाप्त होने वाली है, इज अबाउट टू, होने ही वाली नहीं तो इज गोइंग टू, चलिए इज गोइंग टू, है ना, इज गोइंग टू। अब समाप्त होने को क्या बोलेंगे, है ना, इसलिए कहता हूं अभ्यास करके जाना। कई बार अब ऐसा होता है, इसको तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन जब आप वास्तव में करने बैठते हो ना, तब प्राण निकलते हैं। क्या बोलेंगे समाप्त होने को, फिनिश, एप्रोप्रिएट नहीं है फिनिश, ठीक है, समाप्त होने बोले कम टू एन एंड, ये बेटर एक्सप्रेशन है, कम टू एन एंड। कोई भी चीज अगर समाप्त होने वाली है, और क्योंकि प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क लगा के आना, है ना, ये हुआ इसका सही ट्रांसलेशन। व्हाट वुड यू डू इफ यू कैम टू नो दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू कम टू एन एंड, और आगे क्या बच गया, हाँ इसमें बच गया 7 दिनों में, तो इन 7 डेज, इन 7 डेज, 7 दिनों में अगर दुनिया समाप्त होने वाली है, तो आप क्या करोगे, ये रहा इसका ट्रांसलेशन। आप देखो इसमें 3 क्लोजेस हैं, और तीनों क्लोजेस में छोटी छोटी ट्रिक है ना, पता चलना, अटकते अगर आपको नहीं आता है तो आप अटकते, यू आर गोइंग टू गेट स्टक, आप अटकने वाले हैं उस जगह पे, तो पॉइंट को आप क्या कर दो, समझते रहो। आगे चलते हैं राइट, और समझाने की कोशिश करता हूं, और भी आपको 3 सेंटेंस और है। हाँ जी, गरीबी उन्मूलन विश्व के सामने हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, ठीक है सर, रहा है ना। क्या लगाया जाए, तो सब्जेक्ट कौन सा है, तो सर गरीबी उन्मूलन, इसका सब्जेक्ट, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, इस सब्जेक्ट की कर रहे हैं, बातचीत का मुद्दा क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्रिया कौन सी है, रहा है, मुद्दा क्रिया नहीं है, क्रिया है, रहा है, ऐसा हो रहा है ना, जैसे मैंने कहा मैं कई सालों से टीचर रहा हूं, अभी भी हूं, स्टिल, राइट। अब देखो पहले तो पकड़ो इसकी जड़, कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करें। देखो मैंने कहा, आप देखो सिंपल सी बात है,
जैसे मैंने कहा कि वह, या मैं अपने लिए लिख देता हूं कि मैं अध्यापक हूं, अध्यापक, अध्यापक हूं, हाँ ना, विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद, अध्यापक, मैं अध्यापक हूं। और एक मैंने कहा कि मैं 10 वर्षों से अध्यापक हूं। ठीक है, अब आप इसको समझें आप। तो मैं अध्यापक हूं की इंग्लिश क्या होगी, आई एम ए टीचर। इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं है, सबको आते, आई एम अ टीचर। और मैंने कहा कि इस वाक्य में एक सूचना एक्स्ट्रा है, 10 वर्षों से। तो कुछ मेरे भाई इसका ट्रांसलेशन यूं करने वाले हैं, वो यूं करेंगे कि आई एम अ टीचर, इसका मतलब तो क्या हो गया, मैं अध्यापक हूं, और फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। और उनको लगेगा कि ये वाक्य हमने सही कर दिया है। नहीं सर, ये वाक्य गलत है, नीचे वाला वाक्य क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने इस वाक्य में पास्ट को कनेक्ट किया है। देखो, भूतकाल को क्या किया है, कनेक्ट किया गया है, पास्ट कनेक्ट हुआ इसके अंदर। अरे कनेक्ट हुआ ना, पास्ट कनेक्ट हुआ, कब से, ऊपर वाले वाक्य में केवल इतना सा कि मैं अध्यापक हूं, ऊपर वाला वाक्य इतना सा करा कि मैं अध्यापक हूं, इट्स ओके। लेकिन नीचे वाला वाक्य एक और सूचना दे रहा है पास्ट को कनेक्ट करते हुए, क्या, कि मैं 10 सालों से, यानी 10 साल गुजर चुके हैं और अभी भी हूं। तो सर पास्ट को जब कनेक्ट किया जाता है तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ये एम यहां से हटेगा सर, ठीक है, और यहां पे आएगा हैव, और एम अपनी थर्ड फॉर्म पे आएगा, जिसको क्या कहेंगे, हैव बीन। पॉइंट समझो आप। तो आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि देखो छोटी छोटी बातें समझे, मैंने कहा बाजार बंद है, और मैंने कहा अंग्रेजी बनाई है, तो हम लिख देंगे सर द मार्केट इज क्लोज, है ना, द मार्केट इज क्लोज, द मार्केट इज क्लोज। और मैंने कहा कि मार्केट आना पिछले इतवार से या पिछले रविवार से क्या है, मार्केट पिछले रविवार से, एक गलत हो गई स्पेलिंग यार, मैं दोबारा लिख देता हूं, हाँ ना, पिछले रविवार से। इसमें एक सूचना जोड़ दी मैंने कि मार्केट क्या है, पिछले रविवार से क्या है, बंद है। तो आप पिछले रविवार की पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए लगाना पड़ेगा सिंस लास्ट संडे। और जैसे ही इसमें आपने पास्ट को कनेक्ट किया सर, इसका प्रभाव जाएगा किसके ऊपर, इस इज के ऊपर, क्लियर है, और क्या हो जाएगा, हैज बीन। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अरे क्लियर है कि नहीं है। तो इसमें क्या है कि पिछले रविवार से या 10 सालों से समय दे रखा है, स्पष्ट रूप से समय दे रखा है। और यहां देखो समस्या मुद्दा रहा है, मुद्दा है नहीं, मुद्दा रहा है। हालांकि इसमें यह नहीं बताओ कब से रहा है, लेकिन फिर भी इसमें पास्ट को कनेक्ट किया जा रहा है। ध्यान रखना, इसको कहते हैं कि जिसमें ये जो 2 वाक्य थे ना जो आपको मैंने दिए, देखो इसमें मैंने स्पष्ट रूप से क्या लिख दिया है, मैंने स्पष्ट रूप से 10 ईयर्स लिखे। इसको कहते हैं कि सर इस वाक्य में जो समय है ना वो आपने एक्सप्लिसिट कर दिया है। एक्सप्लिसिट का मतलब स्पष्ट रूप से समय को यहां पे लिख दिया है। इस वाले वाक्य में भी मैंने स्पष्ट रूप से समय को लिख दिया रविवार से, लेकिन इस वाले वाक्य में आप समझ रहे हो कि भूतकाल से बात हो रही है, यहां पर समय क्या है, इस वाक्य का जो समय है ना सर वो इसमें इम्प्लिसिट है। क्या बोला मैंने, इम्प्लिसिट है, निहित है, पहले से है, इसमें पास्ट है। तो इसमें अगर ये वाक्य यूं होता ना कि गरीबी उन्मूलन विश्व के सामने एक बड़ा मुद्दा है, अगर इसमें केवल है होता और इसमें रहा शब्द नहीं होता ना, तो मैं इतनी चर्चा ही नहीं करता आपके साथ में, इज लगा देता सीधा मैं। अरे बोलो है कि नहीं है। कई बार आपका एग्जामिनर आपको छोटी छोटी बातों को तो देखना चाहेगा, अरे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपके 2/2 आने चाहिए, इसलिए चर्चा कर रहा हूं, नहीं तो खींच देता इसको अब तक मैं। ठीक है सर, तो आपको समझ में आ गया है और रहा है में क्या अंतर है। मैं टीचर हूं, मैं टीचर रहा हूं, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, ठीक है सर। अब बात किसकी हो रही है, गरीबी
हाँ ना, उन्मूलन। आप उन्मूलन को क्या लगाएंगे सर? द अबोलिशन ऑफ पॉवर्टी, है ना। किसकी बात हो रही है? द एबोलिशन। वैसे सही उच्चारण इसका एबोलिशन होता है, एबोलिशन। सही प्रोनाउंसिएशन, अब इसको हम अबोलिशन बोलते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? एबोलिशन। ठीक है। इसकी जगह आप इरेडिकेशन भी लगा सकते हो। अभी हमने इरेडिकेट शब्द समझा था, किसी चीज को जड़ से नष्ट कर देना, इरेडिकेशन भी हो सकता है। ठीक है। तो एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी, द एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी कि सर गरीबी उन्मूलन, ये तो रहा हमारा सब्जेक्ट। अब रहा है के लिए इज नहीं सर, हैज बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज बीन। क्या रहा है? क्या एक बड़ा मुद्दा, अ ग्रेट इशू, अ बिग इशू, या फिर क्या लगा देंगे? अ ग्रेट इशू। देखो आप, द एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी हैज बीन अ ग्रेट इशू। ओके, और क्या बच गया? विश्व के सामने, बिफोर द वर्ल्ड, बिफोर द वर्ल्ड, विश्व के सामने क्या रहा है? एक बड़ा मुद्दा रहा है, एक गंभीर मुद्दा रहा है। तो सीरियस इशू क्या आ जाएगा? सीरियस। वो आप मॉडिफाई करते रहना। तो आपको देखो मैंने ट्रांसलेशन के जरिए सिखाया, और कॉन्सेप्ट जो सीखा है ना, मेरा उद्देश्य केवल ट्रांसलेशन नहीं करना यार, मेरा उद्देश्य सिंपल से आप सीखो, छोटी छोटी बातों को सीखो, है ना। चलिए सर आगे चलते हैं। तो ये आपको मैंने सिखा दिया है। ये भी आपका आया हुआ वाक्य है, इसको भी हम निपटा लेते हैं। हाँ जी, आशावादी वृत्ति वह है। देखो आपके आरएस मेंस में आए हुए वाक्य डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, जिससे आप ये भी समझ सके कि क्या लेवल आता है। यह जो लेवल है ये मॉडरेट लेवल है, टफ लेवल नहीं, मॉडरेट है। बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है। लेकिन आशावादी वृत्ति वह है जिसमें हर व्यक्ति, हर एक वस्तु हमें सुंदर और अच्छी प्रतीत होती है। अच्छा वाक्य है। अब देखो इस वाक्य में आपने क्या देखा? इस वाक्य में देखा कि ये वाक्य दो क्लोजेस से जुड़ा हुआ है ना, यानी दो उपवाक्यों से क्या है, ये मिलकर बना हुआ वाक्य है। तो एक बार आप विचार करो कि इसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है। तो देखो हम क्या करेंगे सर, जब भी वाक्य एक से ज्यादा क्लोजेस का होगा तो हम एक एक क्लोजेस पर चर्चा करेंगे। इस कंजंक्शन को, इस कनेक्टर को भूल जाएंगे और हम केवल इसकी बात करते हैं। पहले आशावादी वृत्ति वह है। तो आशावादी वृत्ति को क्या बोलना चाहता है? आशावादी को क्या बोलते हैं सर? ऑप्टिमिस्टिक। अब शब्द तो आपको आने चाहिए ना, है ना, वोकैबुलरी तो थोड़ा सा आपको आनी चाहिए, थोड़ा सा पढ़ो आप देखो अगर आप इमीडिएटली, अगर आपका एग्जाम है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ये वीडियो 20 नवंबर 2023 को यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। और इस बार 2023 में जो भी आरएस हुई है उसकी जो एग्ज़ाम है मेंस, वो जनवरी 29-30 जनवरी जो भी है 2024 को है। आपके पास में 2-2.5 महीने का समय है। अगर आपका एग्ज़ाम इतना क्लोज है तो ठीक है, आप वोकैबुलरी को स्पेसिफिकली अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आप पढ़ते जा रहे हो उसमें करो। लेकिन अगर आप बिगिनर है, अभी आपने आरएस को स्टार्ट ही किया, तो सर आप ध्यान रखना वोकैबुलरी को आप पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। खैर पॉइंट पे आते हैं। तो आशावादी वृत्ति, तो सर आशावाद को कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अ पॉजिटिव आउटलुक, ठीक है, पॉजिटिव आउटलुक। इसका अपोजिट होता है पैसिमिस्टिक, है ना। क्या होता है इसका? पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक अपोजिट वर्ड है इसका ये, पैसिमिस्टिक। ठीक है। सामान्य शब्द और लगा लेते कई लोग इसमें, पॉजिटिव आउटलुक। पॉजिटिव आउटलुक, आउटलुक का मतलब दृष्टिकोण होता है ना। और नेगेटिव आउटलुक ये काम चलाऊ, है ना, वोकैबुलरी हम लगा देते हैं। तो यहां पे वृत्ति को बोलेंगे एटीट्यूड, है ना। क्या बोलेंगे? एटीट्यूड। ये हो गया आपका वृत्ति, मतलब दृष्टिकोण। वृत्ति का मतलब वही निकला। कई लोग टेंडेंसी शब्द भी लगा लेते हैं, कई बार यहाँ पे टेंडेंसी भी होती है। टेंडेंसी का मतलब भी कई बार वृत्ति निकलता है। लेकिन ठीक है, पॉजिटिव आउटलुक, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक ठीक है। और अगर कोई बच्चा इसमें पॉजिटिव आउटलुक भी लिख के आ गया तो आई थिंक मैं सोचता हूं कि आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स कुछ तो देगा, ऐसा नहीं कि पूरे काट देगा। ठीक है। तो वृत्ति है, वह है, तो इज मतलब वह है, और इज द थिंग, या वह के लिए क्या लगाएंगे? इज द थिंग। ये लीजिए, देखो समझो कि ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इज द थिंग। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इज द थिंग। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। हमारा पहला क्लोज ट्रांसलेट हो गया, जिसमें बोलेंगे इन विच,
जिसमें को क्या बोला, इन विच। ठीक है, अब आगे चलो, हमारा पहला क्लोज हो गया, अगला क्लोज है हर एक वस्तु हमें सुंदर और अच्छी प्रतीत होती है। तो प्रतीत होने को क्या बोलते हैं, सीम। अब प्रतीत होने के बहुत सारी तरीके हैं। तो एक तो हो गया सीम, एक हो गया अपीयर्स। ठीक है, और यहां पे कौन सी चीज प्रतीत होती है, यहां पे आपने वस्तु का नाम लिखा, और सीम कैसी प्रतीत होती है वो आपने यहां पर उसका एडजेक्टिव लिखा कि ऐसी प्रतीत होती है। किसको प्रतीत होती है, हमें प्रतीत होती है। तो यहां पे आपने उस व्यक्ति का नाम लिखा, उस समवन का नाम लिखा जिसको कि वो प्रतीत होती है। जैसे कि आप में से कई भाई बोलते हैं सर अंग्रेजी मुझे टफ लगती है, बोलते हैं ना, है ना। अब इसी को इसी के साथ लिखाएंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, अब आप अंग्रेजी खुद बनाइए इसकी। अंग्रेजी टफ नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। आप कहोगे नहीं सर आप तो अंग्रेजी पढ़ाते हो इसलिए आप बोलोगे टफ नहीं है। नहीं, रियल में इंग्लिश टफ नहीं है। प्रॉब्लम हमारी स्कूल लेवल पे है। हमारे स्कूल लेवल में कभी भी कॉन्सेप्ट सिखाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता, हिम्मत क्या करते ही नहीं है। 2 किताबें हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर, है ना। टीचर यूजुअली उसमें किताब के पार्ट का ट्रांसलेशन करके सुना देता है कि ये लो भैया इसका ट्रांसलेशन ये होता है, ये क्वेश्चन आंसर आप किसी XYZ क्या कहते हैं हाथी घोड़ा पासबुक से कर लेना। कभी वाक्यों को जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं ऐसी चर्चा तो होती ही नहीं ना, इसलिए कमजोर है। इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है। खैर आते हैं, तो आपने कहा सर अंग्रेजी मुझे कठिन लगती है ना। अंग्रेजी मुझे कठिन लगती है, और मैं इसकी लगती है की जगह लगता हूं सर अंग्रेजी मुझे कठिन प्रतीत होती है ना। तो हमने क्या कर दिया, ये लीजिए। तो सर बात किसकी हो रही है, अंग्रेजी की, तो हमने क्या लगाया, इंग्लिश। ठीक है, लगने को या तो लगाओगे सीम या फिर लगाओगे अपीयर्स। ठीक है, अब क्योंकि ये इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्रिया को सिंगुलर करेंगे तो एस लगा देंगे। या आप सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख के आए हो। कैसी लगती है सर, डिफिकल्ट या टफ लगा सकते हो आप। ठीक है, डिफिकल्ट या फिर बोल सकते हो टफ। तो इंग्लिश सीम्स टफ या इंग्लिश अपीयर्स टफ, और किसको, टू मी, मुझको। अब मुझे बताइए हो गया ट्रांसलेशन, अरे हो गया ना ट्रांसलेशन। अंग्रेजी मुझे कठिन लगती है तो इंग्लिश अपीयर्स टू बी। कहीं यहाँ पे कई बार क्या होता है, इस जगह पे जो मैंने डायरेक्ट लगाया ना, यहाँ पे टू के बाद में इस जगह पे इस एडजेक्टिव से पहले कई बार टू बी लगा दिया जाता है, वो भी करेक्ट है। जैसे अभी मैंने बोलने में लगा दिया इंग्लिश अपीयर्स टू बी और इंग्लिश अपीयर्स टफ, ये डायरेक्ट भी हो सकता है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता था इंग्लिश सीम्स टू बी, मैं टू बी लगाकर बोल सकता था। ये लगा दिया हंस पद, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हंस पद बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को हंस पद। कुछ भूल जाए कुछ छूट जाए तो उसको हंस पद के जरिए हम लोग लिखते हैं। तो इंग्लिश सीम्स टू बी डिफिकल्ट ऐसा भी हो सकता है, और अब चाहो तो उसको, ये कंपल्सरी नहीं है। राइट, क्लियर हो गया। तो अब देखो आप इसका ट्रांसलेशन करो कि जिसमें हर एक वस्तु को बोलेंगे एवरीथिंग। एवरीथिंग, हर एक वस्तु को क्या बोलेंगे सर, एवरीथिंग। हर एक वस्तु क्या होती है, प्रतीत होती है। तो हमने प्रतीत होने को क्या लगा दिया, अपीयर्स। क्या लगा दिया, अपीयर्स। कैसी प्रतीत होती है, हमें सुंदर और अच्छी, अपीयर्स टू बी। अब देखो मैं टू बी का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप चाहो तो इस्तेमाल करना या हटा देना, अभी मैंने चर्चा कर ली है। अपीयर्स गुड या अपीयर्स गुड एंड ब्यूटीफुल। ओके, और किसको, टू हमें, अस। ये लीजिए आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब जरा देखो पढ़ लो इसको कि ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इज द थिंग इन विच एवरीथिंग अपीयर्स गुड एंड ब्यूटीफुल टू अस। आई थिंक ठीक ट्रांसलेशन हुआ इसका। आपके पास में अगर बेटर ट्रांसलेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए। ठीक है, आई थिंक करेक्ट है। आज की क्लास का अंतिम वाक्य लेते हैं। राइट, और ये अभी आपके आरएस में आया हुआ है, कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अपने गांव बहुत उपयुक्त हैं। अरे ये क्या हुआ भाई लास्ट में जाके, चलो ठीक हो गया, मेरा कैमरे में कुछ ना कुछ इश्यू है, आता रहता है, कंटेंट पे ध्यान दो। ठीक है, तो मैंने कहा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अपने गांव बहुत उपयुक्त है। बात किसकी हो रही है सर, गांव की। ठीक है, बात किसकी हो रही है, कुटीर उद्योगों की बात नहीं हो रही है सर, बात यहाँ पे गांव की हो रही है, और गांव हैं।
तो सब्जेक्ट क्या हुआ, हमारे गांव, अब आसानी से बना सकते हो, आर विलेजेस, है ना, आर विलेजेस, विलेजेस उच्चारण इसका विलेज नहीं होता है, ये 3-4 शब्दों को सही उच्चारण करना। एक होता है विलेज, कई लोग बोलते हैं कॉलेज, है ना, कई लोग क्या बोलते हैं कॉलेज, कई लोग बोलते हैं नॉलेज, है ना, ये गलत प्रोनाउंसिएशन, इंडिया में इनका प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, ये विलेज नहीं होता मेरे भाई, ये होता है विलेज, इज की मात्रा लगती है, ये कॉलेज नहीं होता, ये होता है कॉलेज, लिखते हैं इसको कॉलेज है लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कॉलेज, ये नॉलेज नहीं होता, नॉलेज, छोटी की मात्रा लगती है सबके अंदर, राइट। खैर, तो आर विलेजेस क्या है सर, हैं, तो हैं के लिए लगेगा आर, और क्या है सर, कैसे हैं, बहुत उपयुक्त हैं, उपयुक्त का मतलब उपयोगी नहीं, उपयुक्त का मतलब क्या हो गया सर, सुटेबल। अब कोई भी स्थान अगर सुटेबल होता है किसी चीज के तो उसको हम लगा सकते हैं आर एन आइडियल प्लेस। एक तो एक्सप्रेशन ये हो सकता है, आइडियल प्लेस का मतलब क्या होता है, उचित स्थान, किसी भी चीज के लिए क्या है, उचित स्थान। अगर आपको आता तो विलेजेस आर एन आइडियल प्लेस, ये हो सकता है। और अगर मान लो ये नहीं आता है तो आप लिख दीजिए असुटेबल प्लेस, सुटेबल प्लेस, कि सर ना वेरी सुटेबल लगा दीजिए, इसमें बहुत दिख रहा है तो अ वेरी सुटेबल प्लेस, कोई दिक्कत नहीं है, आप वेरी सुटेबल प्लेस लगा दो, और क्योंकि ऊपर है उसमें स्थान शब्द नहीं दे रखा है तो आप लगा सकते हो वेरी सुटेबल, बहुत सुटेबल होते हैं सर। तीनों एक्सप्रेशन ठीक है, मैंने कहा शब्दों का, हमेशा शब्दों का ही ट्रांसलेशन किया जाए, वो जरूरी, कहना क्या चाहते हो बस उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैं सोचता हूं अगर मेरे पास में आता तो मैं शायद ये लिख के आता एन आइडियल प्लेस, ठीक है। तो सर आइडियल प्लेस हो किसके लिए, अब के लिए लगाएंगे सर हम फॉर, क्या लगाएंगे फॉर, और किसके लिए, विकास, तो विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नहीं, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा, इस वर्ड को हम 99% लोग गलत बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, नहीं सर, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है डेवलप, यहाँ पे स्ट्रेस होता है डेवलप, मैं सोचता हूँ उसको छोटा, डेवलपमेंट, मेंट नहीं होता, क्या होता है मंट, डेवलपमेंट, ये इसका सही उच्चारण है डेवलपमेंट। तो आर विलेजेस आर इन आइडियल प्लेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ और क्या बोलते हैं इसको, कुटीर उद्योगों, ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, क्या बोलेंगे सर इसको, कॉटेज इंडस्ट्री, ये लीजिए कॉटेज इंडस्ट्री, बहुवचन है इसलिए इंडस्ट्रीज कर देंगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये लीजिए। अब आप पढ़ो इसको कि आर विलेजेस आर इन आइडियल प्लेस, वेरी सुटेबल प्लेस, है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, राइट। 1 घंटे 2 मिनट 40 सेकंड की क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में हमने ये कुछ सेंटेंस किए, 8-10 सेंटेंस हमारे सामने आए हैं और कॉन्सेप्चुअल चर्चा मैंने आपसे की है। उम्मीद करता हूं कि जो सिखा रहा हूं आपके लिए काम का होगा। अगर आपको लगता है कि क्लास का कंटेंट अच्छा है और आपको मदद मिली है तो सर गुरु दक्षिणा के रूप में क्लास को शेयर कर दो। शिक्षा पूरी नहीं होती अगर गुरु के पास दक्षिणा ना पहुंचे। दक्षिणा मुझे लाइक कीजिए, मन करे तो, मैं ज़बरदस्ती कभी नहीं कहता, मैं कभी नहीं कहता किसी स्टूडेंट को कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं एक ही बात कहता हूँ, देख भाई मेरा एक चैनल है, पढ़ाता हूँ उस पर, तू देख लेना, तुझे अगर अच्छा लगता है राइट तो आप सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर लो, ज़्यादा अच्छा लग जाए तो शेयर कर दो, और नहीं लगे तो भाई कोई बात नहीं। हज़ारों चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, सुबह से लेकर शाम तक नोटिफिकेशन आकर आ रहे हैं, हाँ ना, फालतू में डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, ठीक है। अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों से अब थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप में ट्रांसलेशन कराऊंगा। उसमें सिंगल सेंटेंस तो आएंगे, लेकिन हम 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाइन को क्या करेंगे, एक पैराग्राफ को ही ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इस क्लास को सब बच्चों के साथ में शेयर करिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।